आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण में समास। अब हम समास की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। समास शब्द का अर्थ है सम जमा आस। इससे अभिप्राय पास बिठाना। समास का मतलब हुआ संक्षिप्तीकरण, किसी भी वाक्य को संक्षेप में कर देना, उसका सार निकाल देना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। देश का भक्त, देशभक्त। कमल के समान चरण, चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। राजा का पुत्र, राजपुत्र आदि। इन सभी उदाहरणों में हमने देखा है कि किस प्रकार से 3 या 4 शब्दों के समूह को एक शब्द में उसका सार निकाल दिया गया है, उसका संक्षेप कर दिया गया है। यही समास कहलाता है। समास के अंतर्गत 2 पद होते हैं, पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है, जिसको मिलाकर समास का निर्माण किया जाता है। हम इसका विस्तृत अध्ययन इसी अध्याय में आगे करेंगे। समास के नियम। सामासिक शब्द या समस्त पद। जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद। सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पूर्व पद रसोई, उत्तर पद घर। इन दोनों को मिलाकर जोड़कर हमारे पास आया समस्त पद रसोई घर। और समास का विग्रह इस प्रकार से होगा, रसोई के लिए घर। मैं एक बार पुनः इसे बताना चाहूँगा कि पूर्व पद रसोई, उत्तर पद घर, समस्त पद हुआ रसोई घर तथा समास का विग्रह हुआ रसोई के लिए घर। इस प्रकार से समासिक नियमों का ध्यान रखते हुए हम समास को सीखेंगे। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास तथा छठा बहुव्रीहि समास। हम इन सभी भेदों का अध्ययन इसी अध्याय में करेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो अथवा पहला पद नाम पद हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है। अव्यय जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न होता हो, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। विकारी शब्द से अभिप्राय जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हम इसे एक शब्द के उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर
चल शब्द है। चल शब्द पर आगे लिंग वचन कारक काल आदि का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। चल से चाल, चला, लिंग का प्रभाव चली, चलूं, वचन चले, चलो आदि हम देखते हैं कि एक शब्द को जिस पर लिंग वचन कारक काल आदि का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वह शब्द विकारी शब्द कहलाता है। और जिन शब्दों पर किसी भी प्रकार से लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह शब्द अव्ययी शब्द होते हैं। और अव्ययी भाव समास के अंदर जो शब्द होते हैं वह अव्ययी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, जिनके ऊपर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हैं अनु, आ, प्रति, यथा, भर। इन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य शब्द हैं हर, ब, दर, अन, अव, अति, स, नी, ना, से आदि। यह वह सभी शब्द हैं जो कि अविकारी शब्द हैं तथा अव्ययी भाव समास के अंदर पूर्व पद के रूप में आते हैं। और पूर्व पद अव्ययी भाव समास के अंदर प्रधान होता है, अर्थात इन्हीं शब्दों के आधार पर अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। इसके पहले पद के जो अव्यय के उदाहरण हैं वो क्रमशः हम इसी वीडियो में हम इसे आगे उदाहरण इनके सीखेंगे। अब हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पहला पद अव्यय के उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। समास के अंदर पहला पूर्व पद और फिर उत्तर पद को मिलाकर समस्त पद का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास के अंदर जो पहला पद पूर्व पद अव्ययी होता है उस पर संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर यह सभी उदाहरण अव्ययी भाव समास के अंदर अव्ययी शब्दों के उदाहरण हैं। अब हम इन्हें सीखेंगे। पहला पूर्व पद है प्रति, उत्तर पद है पल और समस्त पद हुआ प्रतिपल और समास का विग्रह हो जाएगा हर पल। आगे पहला पद अनु, दूसरा पद है रूप, अनुरूप और समास का विग्रह हो जाएगा जैसा रूप है वैसा। पूर्व पद भर, उत्तर पद पेट, समस्त पद हुआ भर पेट और समास का विग्रह होगा पेट भरकर। आगे पूर्व पद है नी, उत्तर पद डर, समस्त पद हुआ निडर और समास का विग्रह हुआ जो डरता ना हो। आगे नी जमा रोग, समस्त पद निरोग, समास का विग्रह रोग रहित। आगे हर जमा रोज, समस्त पद हर रोज और समास का विग्रह प्रत्येक रोज। अगला उदाहरण है आ जमा जन्म, समस्त पद आजन्म और समास का विग्रह जन्म से लेकर। ना जमा समझ, ना समझ और समास का विग्रह बिना समझ के। सेवा जमा अर्थ, समस्त पद सेवार्थ, समास का विग्रह सेवा के लिए। यथा जमा मति, समस्त पद यथामति और समास का विग्रह मति के अनुसार। दर जमा असल, समस्त पद दरअसल और समास का विग्रह असल में। अवसर जमा अनुसार, समस्त पद अवसरानुसार और समास का विग्रह अवसर के अनुसार। आगे पूर्व पद है यथा जमा शक्ति, समस्त पद हुआ यथाशक्ति और समास का विग्रह शक्ति के अनुसार। आगे पूर्व पद है स और उत्तर पद है परिवार और समस्त पद हुआ सपरिवार और समास का विग्रह हुआ परिवार के साथ। आगे पूर्व पद हुआ ब और उत्तर पद हुआ खूबी और समस्त पद हुआ बखूबी और समास का विग्रह हुआ
खूबी सहित। अब हम यहाँ देखते हैं कि अव्ययी भाव समास के अंदर जो पहला पद अव्यय है, जिसके ऊपर संज्ञा, लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह सभी अविकारी अव्यय शब्दों के उदाहरण हैं। इन सभी का हमने अध्ययन किया है, इनका और अभ्यास करके हम इन्हें अच्छी तरह से सीख लेंगे। अव्ययी भाव समास का अध्ययन करते हुए हमने अव्यय जो शब्द के उदाहरण हैं उनको सीखा है। अब हम जो पहले नाम पद के उदाहरण होते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, उनका अध्ययन करेंगे और उन्हें सीखेंगे। समास के अंदर पहला पद जिसे पूर्व पद कहा जाता है, दूसरा जिसे उत्तर पद कहा जाता है, उसके बाद उसका समस्त पद होता है और फिर उसका समास का विग्रह किया जाता है। तो नाम पद के उदाहरण हैं, पहला पद विवेक, दूसरा पद जो कि उत्तर पद पूर्वक, समस्त पद हुआ विवेक पूर्वक तथा समास का विग्रह हुआ विवेक के साथ। तो यहाँ पर विवेक एक नाम पद का उदाहरण है और दूसरा पद है पूर्वक। इस प्रकार अव्ययी भाव समास के अंदर नाम पद के अनुसार भी अव्ययी भाव समास का निर्माण होता है। हम इसे और आगे सीखेंगे। कुशलता पूर्व पद, उत्तर पद पूर्वक, समस्त पद हुआ कुशलता पूर्वक और समास का विग्रह हुआ कुशलता के साथ। आगे घर घर, समस्त पद हुआ घर घर और समास विग्रह हुआ घर के बाद घर। हाथों हाथ, समस्त पद हुआ हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। यहाँ पर एक विशेष नियम यह बन जाता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, अगर किसी शब्द की आवृत्ति हो रही हो, अगर कोई शब्द दूसरी बार आ जाता है तो वह अव्ययी भाव समास का निर्माण करता है। एक एक, एक एक, समस्त पद और समास का विग्रह होगा एक के बाद एक। हमने अभी यह अध्ययन किया है इस विशेष नियम के बारे में कि हिंदी समास के अंदर, अव्ययी भाव समास के अंदर अगर किसी शब्द की आवृत्ति होती है, वह शब्द दूसरी बार आता है, जैसे घर घर, हाथों हाथ जैसे उदाहरण में हुआ है, तो ऐसे उदाहरण अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। अव्ययी भाव समास का निर्माण इस प्रकार से होता है। हमने सीखा है कि अगर पहला पद अव्यय हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता तो वह अव्यय पद होता है उसका, और दूसरे अव्ययी भाव समास के अंदर ही अगर पहला पद नाम पद है तो वह भी अव्ययी भाव समास का निर्माण करता है। और आगे इसमें विशेष बात यह रहती है कि अगर एक शब्द दूसरी बार प्रयोग होता है तो वह भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण। हम अब दूसरे समास का अध्ययन करेंगे, दूसरे भेद का अध्ययन करेंगे। द्विगु समास, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, गिनती वाला शब्द हो, जिसकी गिनती की जाती हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, जैसे कि एक पूर्व पद है और उत्तर पद है तंत्र। तो यहाँ पर एक शब्द है वो संख्यावाचक शब्द है, तो समस्त पद बना एक तंत्र। समास का विग्रह इस प्रकार से होगा, एक राजा का तंत्र या शासन। अब इसका अगला उदाहरण है दू, जो कि इसका पूर्व पद है और उत्तर पद है पहर, तो समस्त पद हुआ दोपहर और समास का विग्रह होगा दो पहरों का समाहार। शत अवधि, समस्त पद होगा शताब्दी और इसका समास का विग्रह होगा 100 सालों का समूह। पंच, पंच से अभिप्राय पाँच, जो कि एक संख्यावाची शब्द है
दूसरा उत्तर पद है जो इसका तंत्र, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। दू से अभिप्राय दो, यह एक संख्यावाची शब्द है। तो पूर्व पद है दू और उत्तर पद दूसरा पद है मठ, समस्त पद होगा दुमठ और समास का विग्रह होगा 2 प्रकार की मिट्टी। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विगु समास के अंदर जो पूर्व पद, जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, गिनती वाला शब्द होता है, जिससे कि इसकी पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। आगे हम तीसरे भेद तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। जिस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद पहला पद गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास के अंदर हम देखते हैं कि पूर्व पद है धर्म और उत्तर पद दूसरा पद है ग्रंथ और समस्त पद हुआ धर्म ग्रंथ और समास का विग्रह होगा धर्म का ग्रंथ। हम देखते हैं कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है और पहला पद गौण हो जाता है। पहला पद विद्या, दूसरा पद आलय, विद्यालय और समास का विग्रह होगा विद्या के लिए आलय घर। पहला पद तुलसीदास, दूसरा पद कृत, समस्त पद हुआ तुलसीदास कृत और समास का विग्रह होगा तुलसीदास द्वारा कृत। पहला पद पूर्व पद है स्वर्ण और दूसरा पद उत्तर पद है मुकुट और समस्त पद हुआ स्वर्ण मुकुट और समास का विग्रह होगा सोने का मुकुट। पहला पद गुण और दूसरा पद युक्त और समस्त पद हुआ गुण युक्त और समास का विग्रह होगा गुण से युक्त। इस प्रकार तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है, मुख्य होता है और पूर्व पद पहला पद गौण होता है। और तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं हम उनका अध्ययन इसी अध्याय में आगे करेंगे। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास तथा छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। इन सभी समासों को प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति तथा षष्ठम विभक्ति में कारक के अनुसार बांटा गया है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम आगे इसी अध्याय में करेंगे। तत्पुरुष समास जिसका कारक की विभक्तियों के अनुसार अध्ययन किया जाता है। कारक के अंदर पहले भेद कर्ता कारक तथा 8वें भेद संबोधन कारक को छोड़कर बाकी 6 कारकों का अध्ययन तत्पुरुष समास के अंदर होता है, जिससे कि तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। पहला कर्म कारक प्रथम विभक्ति जिसका विभक्ति चिन्ह है को, दूसरा करण कारक द्वितीय विभक्ति जिसका विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा, तीसरा संप्रदान कारक तृतीय विभक्ति विभक्ति चिन्ह को, के लिए, चौथा अपादान कारक चतुर्थ विभक्ति विभक्ति चिन्ह से अलग, पांचवा संबंध कारक पंचम विभक्ति विभक्ति चिन्ह का, के, की, छठा अधिकरण कारक षष्ठम विभक्ति विभक्ति चिन्ह में पर। इन कारकों का विभक्ति चिन्ह के अनुसार अच्छी तरह से अध्ययन कर सीख लेने के बाद तत्पुरुष समास का निर्माण करना तथा तत्पुरुष समास को सीखना बहुत आसान हो जाता है। तत्पुरुष समास में पहला कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास विभक्ति चिन्ह को के लोप हो जाने से
इस समास का निर्माण होता है, यह समास बनता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पूर्व पद ग्रंथ, उत्तर पद कार, जिससे समस्त पद का ग्रंथकार शब्द का निर्माण होता है तथा समास का विग्रह होता है ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथ को लिखने वाला, यहाँ पर जब हम समस्त पद देखते हैं तो यहाँ को शब्द का लोप हुआ होता है, जिससे कि कर्म तत्पुरुष का निर्माण होता है। हम इसे अन्य उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। पहला पद शरण, दूसरा पद आगत, शरणागत। समास का विग्रह हुआ शरण को आया हुआ। अन्य उदाहरण, पहला पद है विदेश, दूसरा पद गमन, विदेश गमन, विदेश को गमन, विदेश को गया हुआ। पूर्व पद मनो, उत्तर पद हर, मनोहर, मन को हरने वाला। पूर्व पद यश, उत्तर पद प्राप्त, यश प्राप्त। समास का विग्रह होगा यश को प्राप्त। अतः हम इस तत्पुरुष समास में देखते हैं कि कर्म कारक के को विभक्ति चिन्ह का लोप होने से इस कारक का निर्माण हो रहा है। तत्पुरुष समास का दूसरा भेद करण तत्पुरुष, जिसमें द्वितीय विभक्ति के द्वारा इसका निर्माण होता है। करण तत्पुरुष कारक विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा के लोप होने से यह समास बनता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पूर्व पद वाल्मीकि, उत्तर पद रचित। समस्त पद हुआ वाल्मीकि रचित और समास का विग्रह हुआ वाल्मीकि के द्वारा रचित। के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है उसका समस्त पद में उसका लोप हो जाता है, जिससे कि कर्ण तत्पुरुष का निर्माण होता है। आगे उदाहरण है। पहला उदाहरण, इसमें आगे पहला पद आनंद, दूसरा पद मय, आनंदमय, आनंद से युक्त। पूर्व पद दुग्ध, उत्तर पद निर्मित। समस्त पद हुआ दुग्ध निर्मित और समास का विग्रह हुआ दूध से निर्मित बना हुआ। पूर्व पद धर्म, उत्तर पद युक्त, धर्म युक्त और समास का विग्रह हुआ धर्म से युक्त। पहला पद रतन, दूसरा पद जड़ित और समस्त पद हुआ रतन जड़ित और समास का विग्रह हुआ रतन से जड़ित। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ण तत्पुरुष समास के अंदर जो विभक्ति चिन्ह होते हैं से या के द्वारा का लोप हो जाता है, जिससे कि कर्ण तत्पुरुष का निर्माण होता है। अब हम तत्पुरुष समास के तीसरे भेद संप्रदान तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास कारक विभक्ति चिन्ह का के लिए का लोप होने से यह समास बनता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पूर्व पद सत्य, उत्तर पद आग्रह, समस्त पद सत्याग्रह। यहाँ पर समास का विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। पहला पद देव, दूसरा पद आलय, समस्त पद होगा देवालय और समास का विग्रह होगा देव के लिए आलय। पहला पद विधान, दूसरा पद सभा, समस्त पद विधान सभा और समास का विग्रह होगा विधान के लिए सभा। पूर्व पद आवेदन, उत्तर पद पत्र, समस्त पद हो जाएगा आवेदन पत्र और समास का विग्रह हो जाएगा आवेदन के लिए पत्र। पूर्व पद गृह और उत्तर पद है कार्य और समस्त पद होगा गृह कार्य और समास का विग्रह हो जाएगा गृह के लिए कार्य। इस प्रकार से हम यह आसानी से सीख सकते हैं कि जो संप्रदान तत्पुरुष समास है उसमें जब हम समास का विग्रह करते हैं तो के लिए जो कारक संप्रदान कारक है उसका लोप हो जाता है और समस्त पद का निर्माण इस प्रकार से होता है
जिसमें के लिए का लोप हुआ होता है और संप्रदान तत्पुरुष इस प्रकार से बनता है। अब हम तत्पुरुष समास के चतुर्थ विभक्ति अपादान तत्पुरुष का अध्ययन करेंगे। अपादान तत्पुरुष समास कारक विभक्ति चिन्ह से या अलग का लोप होने से यह समास बनता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पूर्व पद पाप, उत्तर पद मुक्त और समस्त पद हुआ पाप मुक्त और समास का विग्रह हो जाएगा पाप से मुक्त। अन्य उदाहरण ऋण जमा मुक्त, समस्त पद हुआ ऋण मुक्त और समास का विग्रह हो गया ऋण से मुक्त। इस प्रकार पहला पद है दोष और उत्तर पद है मुक्त और समस्त पद हुआ दोष मुक्त और समास का विग्रह हो जाएगा दोष से मुक्त। आगे पूर्व पद है लाभ, उत्तर पद रहित, समस्त पद हुआ लाभ रहित और समास का विग्रह हो जाएगा लाभ से रहित। पहला पद लोक और दूसरा पद है भय और समस्त पद हो जाएगा लोक भय और समास का विग्रह हो जाएगा लोक से भय। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपादान तत्पुरुष समास के अंदर से अथवा अलग जो कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, उनका लोप हो जाता है, जिससे कि अपादान तत्पुरुष का निर्माण होता है। अपादान कारक विभक्ति चिन्ह के लोप होने से अपादान तत्पुरुष का निर्माण होता है। अब हम तत्पुरुष समास के पांचवें भेद संबंध तत्पुरुष का अध्ययन करेंगे। संबंध तत्पुरुष समास कारक विभक्ति चिन्ह का, के, की आदि का लोप होने से इस समास का निर्माण होता है। इसका पूर्व पद है सेना, उत्तर पद है पति और समस्त पद हुआ सेनापति और समास का विग्रह हो जाएगा सेना का पति। पूर्व पद राज, उत्तर पद सभा और समस्त पद हुआ राज सभा और समास का विग्रह हो जाएगा राजा की सभा। आगे पहला पद है देश और दूसरा पद है भक्त और समस्त पद हो जाएगा देश भक्त और समास का विग्रह हो जाएगा देश का भक्त। इस प्रकार आगे पहला पद रक्त, दूसरा पद है दान और समस्त पद हो जाएगा रक्तदान और समास का विग्रह होगा रक्त का दान। आगे है पूर्व पद विश्वास और उत्तर पद पात्र और समस्त पद हो जाएगा विश्वास पात्र और समास का विग्रह हो जाएगा विश्वास का पात्र। इस प्रकार हमने इसमें सीखा है कि जो संबंध तत्पुरुष समास के विभक्ति चिन्ह हैं का, के, की आदि उनका लोप हो जाता है और संबंध तत्पुरुष समास का इस प्रकार से निर्माण होता है। अब हम तत्पुरुष समास के छठे भेद अधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह में और पर का लोप हो जाने से इस समास का निर्माण होता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसका पूर्व पद ध्यान और उत्तर पद मगन और समस्त पद हुआ ध्यान मगन और समास का विग्रह हो जाएगा ध्यान में मगन। इस प्रकार आगे जल जमा समाधि और समस्त पद हुआ जल समाधि और समास का विग्रह हो जाएगा जल में समाधि। आगे पूर्व पद है लोक और उत्तर पद है प्रिय और समस्त पद हुआ लोकप्रिय और समास का विग्रह हो जाएगा लोक में प्रिय। आगे पूर्व पद है वन और उत्तर पद है वास और समस्त पद हुआ वनवास और समास का विग्रह हो जाएगा वन में वास। आगे पूर्व पद है मन और उत्तर पद है मौजी और समस्त पद हुआ मन मौजी और समास का विग्रह हो जाएगा मन में मौजी। इस प्रकार हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि
जो अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह है उसका में या पर, उसका अधिकरण तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है, जिससे कि तत्पुरुष समास की षष्ठम विभक्ति या छठे भेद अधिकरण तत्पुरुष का निर्माण होता है। अब हम समास के चौथे भेद द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास के समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक जो शब्द होते हैं वो लोप हो जाएं, तो वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। पूर्व पद राधा, उत्तर पद कृष्ण और समस्त पद हुआ राधा कृष्ण, और समास का विग्रह करने पर राधा और कृष्ण। अन्य उदाहरण अन जमा अल जल, और समस्त पद हुआ अन जल, और समास का विग्रह करने पर शब्द आए अन और जल। इस प्रकार आगे पूर्व पद है अपना और उत्तर पद है पराया, और समस्त पद हो जाएगा अपना पराया, और समास का विग्रह करने पर अपना और पराया। आगे पूर्व पद है राजा और उत्तर पद है रंग, और समस्त पद हुआ राजा रंग, और समास का विग्रह करने पर राजा और रंग। आगे इस समास में पूर्व पद है देश और उत्तर पद है विदेश, और समस्त पद हुआ देश विदेश, और समास का विग्रह करने पर देश और विदेश आदि। अतः हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि द्वंद्व समास के अंदर जो योजक शब्द होते हैं और, अथवा, या, उनका इस समास के अंतर लोप हो जाता है, जिससे कि द्वंद्व समास का निर्माण होता है। जो इसका समस्त पद होता है उसमें योजक लगा दिया जाता है, और बीच में जो योजक शब्द हैं उनको हटाकर योजक शब्द का चिन्ह लगाने से इस समास का निर्माण हो जाता है। अब हम समास के पांचवें भेद कर्मधारय समास का अध्ययन करेंगे। कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण अथवा दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहले पद की विशेषता दूसरा पद बताता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, अर्थात जिस समास में अलंकार उपमा अलंकार रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है या के समान आते हैं। अब हम इसे विशेषण और विशेषतावाचक कर्मधारय समास के रूप में अध्ययन करेंगे, इसे सीखेंगे। पहला पद है महा और दूसरा पद है देव, समस्त पद हुआ महादेव, और समास का विग्रह करने पर आया महान है जो देव। आगे पूर्व पद है लाल और उत्तर पद है टोपी, और समस्त पद हुआ लाल टोपी, और समास का विग्रह करने पर हमारे पास शब्द आया लाल है जो टोपी। इस हम विशेषतावाचक कर्मधारय समास में देखते हैं कि जो विशेषण शब्द होता है उसकी जो व्याख्या है जो विशेष्य शब्द करते हैं। आगे उपमान वाचक कर्मधारय समास, अर्थात जब कर्मधारय समास में उपमा अलंकार रहता है तब यह किस प्रकार इसका निर्माण होता है ये हम सीखेंगे। पूर्व पद कर, उत्तर पद कमल, और समस्त पद हुआ कर कमल, और समास का विग्रह करने पर कमल के समान कर। आगे उदाहरण है पूर्व पद नर, उत्तर पद सिंह, और समस्त पद हुआ नर सिंह, और समास का विग्रह हुआ सिंह रूपी नर। आगे पूर्व पद है चंद्र और उत्तर पद है मुख, और समस्त पद हुआ चंद्रमुख, और समास का विग्रह करने पर चंद्र के समान मुख आदि का इससे निर्माण होता है। इसका जो रूप हमारे सामने आता है
अब हम देखते हैं कि कर्मधारय समास में कर्मधारय समास का निर्माण दो प्रकार से होता है, विशेषण विशेष्य के रूप में और उपमेय उपमान की तुलना करने पर। जब एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है और उपमा अलंकार के अंदर समान, के समान, जैसे, सरिस, सम आदि शब्द होते हैं, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो हम इसका अभ्यास करके इसे आसानी से सीख सकते हैं। जब विशेषण विशेष्य की बात आए और उपमेय उपमान की बात आए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब हम समास के छठे भेद बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। बहुव्रीहि समास जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पूर्व पद गज और उत्तर पद है आनन, समस्त पद हुआ गजानन और समास का विग्रह करने पर हमारे पास आया गज के आनन वाला अर्थात गणेश। पूर्व पद है त्रि और उत्तर पद है लोचन, समस्त पद हुआ त्रिलोचन और समास का विग्रह करने पर तीन आंखों वाला अर्थात भगवान शिव। पूर्व पद दश और उत्तर पद आनन, दशानन और समास का विग्रह हुआ 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। पूर्व पद चतुर, उत्तर पद भुज और समस्त पद हुआ चतुर्भुज। समास का विग्रह करने पर 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। पूर्व पद मुरली, उत्तर पद धर और समस्त पद हुआ मुरलीधर और समास का विग्रह करने पर मुरली धारण करने वाला कृष्ण। इस प्रकार से हम सीखते हैं कि बहुव्रीहि समास के अंदर जो पहला पद है या पूर्व पद है और उसके बाद दूसरा उत्तर पद, दोनों को मिलाने पर समस्त पद जो आता है उसका जब हम समास का विग्रह करते हैं तो कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आता है, जिससे कि बहुव्रीहि समास का निर्माण हो जाता है। अब हम समास की पुनरावृत्ति करेंगे या इसे संक्षेप में सीखेंगे। पहला अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्ययी होता है, जिस पर संज्ञा, लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह अव्ययी भाव समास, उसका निर्माण इस प्रकार से होता है। नंबर 2 द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची या गिनतीवाचक होता है, वह शब्द संख्यावाची होने पर द्विगु समास का निर्माण करते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास, जिस समास में पहले पद व दूसरे पद में योजक शब्द ओ, और, या, अथवा आते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। पांचवा कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों पद विशेषण विशेष्य या उपमान उपमान उपमेय होते हैं, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और छठा बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों को मिलाने से तीसरा अर्थ निकल कर आता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। हम इसका लगातार अभ्यास करके इसे और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। समास के भेदों को आसानी से याद करने का तरीका। हमारे सामने एक वाक्य है, अब तक दीदी नहीं आई। इस वाक्य में से हम पहले 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए समास के भेदों को बड़ी आसानी से सीख लेंगे। अब अ अव्ययी भाव समास, ब बहुव्रीहि समास, तक त से तत्पुरुष समास तथा क से कर्मधारय समास। अंतिम शब्द है दीदी, दी से द्विगु समास और इसमें अंतिम वर्ण अक्षर है दी
इससे अभिप्राय द, द्वंद्व समास। इस प्रकार हम इस ट्रिक के साथ बड़ी आसानी से समास के भेदों को याद रख सकते हैं तथा किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।